हाय बच्चों, कैसा गया पेपर? कैसा था पेपर 2023 का? मुझे तो जैसे अभी मैं बॉटनी का सॉल्यूशन तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पे थे, बट टफ क्वेश्चन थे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था, टफ था, मीडियम से टफ के बीच में था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर मूव करता है, उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें? उसके लिए चाहिए होता है एटीपी। उसके लिए क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। और जिस भी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होता है, तो ये तो गलत आंसर हो गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है ना, डिफ्यूजन की तरह ही होता है, उसमें एनर्जी नहीं चाहिए होता है, डिफ्यूजन बाय आयंस, है ना। जैसे कि ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से अगर कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो ट्रांसपोर्ट चैनल से क्रॉस करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से क्रॉस करता है, बट ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही क्रॉस कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग कर रहा है, बट इसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। इसमें एनर्जी यूज नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस सॉल्यूट का है सॉल्वेंट का? बताओ कि किसका होता है? सॉल्वेंट का डिफ्यूजन की तरह होता है, तो ये तो गलत हो गया, तो इसका आंसर 4 होगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे ना, बहुत टफ भी थे और कुछ बहुत इजी भी थे। एनसीईआरटी का लाइन था, एटीपी इज यूज्ड इन 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? 10 स्टेप का होता है, उसमें 2 स्टेप, जो शुरू का फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप है ना, वो क्या होता है? एटीपी यूजिंग स्टेप होता है, तो वहाँ पे 2 स्टेप्स में यूज होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ये तो बिल्कुल सही है। अगला एटीपी जो यूज होता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है? कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है बाय आइसोमरेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एटीपी लगता है, एटीपी यूज होता है और वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 616 बायफॉस्फेट में। देखो एनसीईआरटी में बायफॉस्फेट लिखा हुआ है, यहाँ पे डाइफॉस्फेट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में BIS लिखा हुआ है इसके साथ, बट यहाँ पे डाइफॉस्फेट, तो ये भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि एटीपी ये इसको एक्सप्लेन कर दे रहा है प्रॉपरली, है ना, 2 स्टेप्स यहाँ बता दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, अमंग द यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज, हिस्टोन रेप्लिकेशन एस फेज। G1 फेज में क्या होता है? ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन्स एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ताकि वो आगे M फेज में हेल्प कर सके, तो इसका एस फेज। एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेट वुड हैज फ्यूअर यहाँ पे जाइलम एलिमेंट एंड नैरोअर वेसल। और अगला कि कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन द विंटर। अब देखो ध्यान से, ये दोनों जो ऐसे अभी लग रहा है ना कि हमें ये अलग अलग स्टेटमेंट है, बट एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट है। देखो एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, ठीक है, कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, इसलिए फ्यू जाइलरी एलिमेंट बनाता है और नैरो वेसल्स बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग लेट वुड बोलते हैं। तो अब अगर इस हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेट वुड या विंटर वुड या ऑटम वुड के बाद क्या होगा? यहाँ पे फ्यू जाइलरी एलिमेंट होगा और नैरो वेसल्स होगा। इसको एक्सप्लेन भी करता है क्यों फ्यू होता है इसमें, नैरो वेसल्स और फ्यू जाइलम एलिमेंट क्यों होता है? क्योंकि ये लेस एक्टिव होता है, क्योंकि कैम्बियम लेस एक्टिव होता है विंटर में, तो इसका आंसर 1 होगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ तक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ दिखता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ दिखता है? जहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन कौन सा? प्रोफेज, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 का जो तीसरा स्टेप है, पेकेटिन स्टेज है, पेकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वहीं पे दिखता है पेकेटिन स्टेज में। अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। बताओ इसका क्या होगा आंसर? ग्रिफिथ ने क्या किया था? ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन करवाया था। हार्शे एंड चेज ने क्या करवाया था? बैक्टीरियोफाज वाला रिएक्शन करवाया था। बैक्टीरियोफाज में क्या किया था? फॉस्फेरस को एक में और एक में सल्फर को क्या किया था? रेडियो एक्टिव किया था, है ना। तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। उसमें एनसीईआरटी का ये लाइन है कि अनइक्विवोकल मतलब 100% श्योर प्रूफ जो है ना, वो किसके? इस एक्सपेरिमेंट से आया था, ठीक है। उसके अलावा एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी ने क्या बताया था? जो ट्रांसफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है ना, उसका नेचर बताया था कि वो डीएनए है, ठीक है। यहाँ तक विल्किंसन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था? डीएनए के, बताओ जल्दी से, डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने बाद में बताया था, बस फ्रैंकलिन ने क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन करवाया था।
तो ये वाला आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, हार्सेन सेज होगा। ठीक है, इसमें क्या था, फॉस्फोरस एंड सल्फर को क्या किया था, रेडियो एक्टिव करवाया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस इज प्रोटोनीमा। देखो ध्यान से, प्रोटोनीमा जो होता है ना, क्या होता है, देखो ये गैमेटोफाइट है, ये ब्रायोफाइट है ना, ब्रायोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पे स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट क्या होता है, इसका ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग फूट बोलते हैं, और इसको सीटा और इसको कैप्सूल। कैप्सूल से क्या होता है, कैप्सूल से यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होता है। देखो ध्यान से, ये वाला जो है ना, ये गैमेटोफाइट है, और ये वाला पूरा पार्ट जो है ना स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। अब इसमें यहाँ से जाइगोटिक मियोसिस होने के बाद यहाँ से जो नीचे स्पोर आता है ना, स्पोर डेवलप करता है। पहले क्या होता है, फिलामेंटस ऐसे डेवलप करता है नॉन लिफी में, जिसको प्राइमरी प्रोटीनिमा बोलते हैं। बाद में ये लिफी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको सेकेंडरी प्रोटीनिमा बोलते हैं, और फर्दर जाके ये गैमेटोफाइट में, प्रॉपर गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस प्रोटीनिमल स्टेज, बिल्कुल सही है। प्रोटीनिमा रिप्रोडक्शन किससे करता है, फ्रेगमेंटेशन से करता है। अगला प्रोटीनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट इसको ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन जेनेटिक गन मेथड, इसमें क्या यूज करते थे, टंगस्टन गोल्ड यूज करते थे। ये तो एनसीईआरटी का लाइन है, ये तो बहुत ईजी है। अगला देखते हैं, एक्जियल प्लेसेंटेशन। एक्जियल प्लेसेंटेशन ना, ये हल्का सा एनसीईआरटी से ही है, बट इसमें ट्रिक है। एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्जियल प्लेसेंटेशन जो होता है ना, तो चाइना रोज में होता है, टोमेटो में होता है और लेमन में होता है। चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। टोमेटो की प्लेस पे ना यहाँ पे सोलेनेसी फैमिली का एक दूसरा यूज कर दिया, किसको, प्यूटेनिया को दे दिया, जिसको मकोई बोलते थे, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसी में टोमेटो की प्लेस पे क्या किया, सोलेनेसी फैमिली का दूसरा दे दिया, क्योंकि सोलेनेसी फैमिली में होता है क्या, एक्जियल प्लेसेंटेशन। तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला देखते हैं, ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जीपीपी, जीपीपी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है अर्थ पे, माइनस जितना रेस्पिरेटरी लॉस है। अगर रेस्पिरेटरी लॉस का सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो एनपीपी हो जाता है। एनपीपी समझ में आ रहा है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये रेस्पिरेटरी लॉस नॉट क्वोशेंट, क्वोशेंट नहीं होता, रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, यहाँ तक। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि ग्रीन लीफी मीजोफिल है, वो बाद में कैलस बन रहा है। पहले ये डिफ्रेंशिएटेड है, लीफ के अंदर मीजोफिल है, ये डिफ्रेंशिएटेड है, बाद में ये अनडिफ्रेंशिएटेड बन रहा है। देखो नॉर्मली पहले क्या होता है, मेरिस्टेम से पहले डिफ्रेंशिएट होता है, डिफ्रेंशिएट होने का मैच्योर सेल बनता है। मैच्योर से अगर फिर से इमेच्योर बन रहा है ना, तो उस प्रोसेस को डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी डिफ्रेंशिएशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कहाँ से, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है ये। ठीक है, इन द रोल ऑफ, हाँ, आरएनए पॉलीमरेज 3 का जो रोल होता है ना, यूकैरियोटिक में क्या होता है, टीआरएनए सिंथेसिस करना, 5S आरएनए सिंथेसिस का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। और एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का सिंथेसिस करना। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली एसएनआरएनए, ये तो गलत है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए नो। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए कौन करता था, बताओ जल्दी से, ये नहीं करता था। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं अपॉन द एक्सपोजर। हाँ, ये ना, ये क्वेश्चन जो है अपना कौन से चैप्टर से, ये बायोमोलिक्यूल वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से, जिसमें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या करते हैं, जब यूवी लाइट ऑन करते हैं ना, तो इथिडियम ब्रोमाइड पे, तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का पिगमेंटेशन देता है। ठीक है, यहाँ तक। जो थिकनेस एंड ओजोन लेयर का थिकनेस जो होता है डेप्सन यूनिट में, डेसिबल में लाउडनेस करते हैं, किलो बेस तो कुछ होता नहीं है ऐसे, डेकामीटर लेंथ मेजर करते हैं, तो क्या होगा, डेप्सन यूनिट होगा। ठीक है, विच हार्मोन प्रमोट द इंटरनोड पेट्रियोल इलोंगेशन इन डीप राइस वाटर। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है कि अगर ये वाटर है, इसके अंदर राइस प्लांट अगर इसके अंदर चला गया, तो इसमें पेट्रियोल का इलोंगेशन जो होता है वो इथाइलिन करवाता है। ठीक है, इथाइलिन गैस करवाता है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं, एंजियोस्पर्म में हैप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है, और यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कौन है। एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड कौन होता है, इंडोस्पर्म। तो चौथा तो इंडोस्पर्म होना चाहिए। तो ये तो जाइगोट था, ये तो गलत हो गया। और कौन सा गलत हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस क्या होता है, पोलर न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा और तीसरा बचा। एंटीपोडल हैप्लॉइड होता है, सिनर्जिड सेट भी हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड नहीं होता। तो ये तो गलत हो गया। और प्राइमरी इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, सिनर्जिड, ठीक है, हैप्लॉइड, जाइगोट, डिप्लॉइड, प्राइमरी इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। तो ये आंसर सही है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर। ये ना, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स में बताया हुआ। सेल्यूलोज ब्लू कलर इसलिए नहीं बनाता क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता और आयोडीन को अपने अंदर यहाँ पे नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए सेल्यूलोज जो होता है वो ब्लू कलर का नहीं होता आयोडीन के साथ। ठीक है, तो सेल्यूलोज में आयोडीन का कलर कैसा आता है, ब्राउन कलर आता है। ठीक है, यहाँ तक।
क्वार्टेट जो है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये चारों के चारों क्वार्टेट के अंदर आता है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है ना, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। जब हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे मान लो कि ये पूरा फॉरेस्ट था, बीच से हमने रोड बना दिया, इस साइड का ऑर्गेनिज्म यहाँ से मैटिंग कर ही नहीं पा रहा है, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल यही रीजन होता है एक्सटिंक्शन का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन और हैबिटाट लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से है तो चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट हैबिटाट लॉस वाला परफेक्ट इसका आंसर होगा। उसके अलावा यहाँ पे हेट्रोस्पोरस है, जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें दो होता है, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा जो होता है वो होमोस्पोरस होता है, एक्सेप्ट कुछ जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस होता है सेलाजिनेला, सेल्वेनिया, एनसीआरटी का पूरा लाइन है ये। ठीक है, अगला देखते हैं फेबेसी फैमिली। मतलब फेबेसी फैमिली में जो है ना, फेबेसी में देखो यहाँ पे इसमें एंड्रोसियम के बारे में, स्टामिन के बारे में कमेंट करने के लिए बोला है। तो कैसा होता है, डायडेल्फस होता है और डायथीकस होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या होता है, 1 का कॉम्बिनेशन होता है और 9 का होता है, ऐसे होता है 1 + 9 इसका एंड्रोसियम जो होता है ना, 1 + 9 फ्यूज ऐसे लिखते हैं ना। तो डायडेल्फस क्योंकि 2 ग्रुप में है और डायथीकस होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। अर्थ समिट जो हुआ था रियो डी जेनरियो का, वो 1992 में हुआ था। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से है, तो इसको देख लेना। देखो, डीएनए प्यूरिफिकेशन में क्या करते हैं, जो हम लोग चिल्ड इथेनॉल डालते हैं ना, उससे क्या होता है, डीएनए जो होता है ना स्ट्रिंग के फॉर्म में हो जाता है। उसको क्या बोलते थे, ठीक है, देख लेना एनसीईआरटी से। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसमें एनसीईआरटी में डायग्राम भी इसका दिया हुआ है कि जब चिल्ड इथेनॉल डालते हैं ना, पूरा डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है। तो उसमें डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ जो टेसल्स होते हैं ना कॉर्न में देखना है ऐसे करके, ये कॉर्न है अंदर, उसमें ऐसे टेसल्स होता है बहुत सारा। कॉर्न जो होता है ना, उसमें क्या होता है, ऊपर जो होता है ना, ऊपर मेल फ्लावर होता है, और नीचे जो होता है ना, यहाँ पे ऐसे फीमेल फ्लावर होता है। फीमेल फ्लावर में टेसल्स होता है, क्योंकि ये एयर से पॉलिनेट करता है। तो मेल फ्लावर बहुत सारा यहाँ से पोलन रिलीज करता है, जो इसके टेसल्स जो है ना, इसको कैप्चर करता है और फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो टेसल का क्या काम होता है, ट्रैप, पोलन ग्रेन को ट्रैप करने में हेल्प करता है। अगला देखते हैं, फोर्स जनरेटेड बाय द ट्रांसपिरेशन 130 मीटर। ये एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी का लाइन है ना, जाइलम 130 मीटर हाइट तक के मतलब वाटर को ये लेवल को हाई कर सकता है। जैसे यूकेलिप्टस प्लांट में क्या होता है, बहुत लंबा प्लांट होता है। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो ये करेक्ट लाइन है। ट्रांसपायरेशन ना 10 to 15 डिग्री, ये भी एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सम टाइम 10 to 15 डिग्री बाय द इवोपरेटिव कूलिंग। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ में आ गई ये चीज, एनसीईआरटी का है। अगला जो देखते हैं, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन्स जुवेनाइल कॉनिफर्स। कॉनिफर्स क्या होता है ना, इसका जो रिप्रोडक्शन पीरियड होता है बहुत लंबा होता है, 2-3 साल का होता है, 39 मंथ का होता है। तो उसको कम करने के लिए, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के लिए, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं। जिब्रेलिक एसिड और कहाँ करते थे, शुगर केन में भी करते हैं। जिब्रेलिक एसिड इसका आंसर होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन फोटोसिंथेसिस। मैग्नीज में जब तुम देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ था एनसीईआरटी में स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। ठीक है, तो मैग्नीज नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीज एमएन होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं ये क्वेश्चन एलिमिनेट करके बनेगा। जब भी ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको एलिमिनेट किया करो। देखो ध्यान से, अर्थवर्म ब्रेक डाउन डिट्रियस इनटू स्मॉल पीसेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। दो क्या होता है, जैसे कि मान लो ये डेड ऑर्गेनिज्म, ये कोई मान लो डेड लीफ है, तो अर्थवर्म क्या करता है, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करता है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ब्रेक डाउन करता है इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए, तो ई ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक। अगला देखते हैं, डिट्रियस फूड चैन बिगेन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो डेड। जो डिकेइंग मटेरियल वाला सारा फूड चैन है ना, ये कहाँ से ऑरिजिन होता है, डेड ऑर्गेनिज्म से होता है। क्योंकि जो भी अर्थवर्म है ये सब किस पे, डेड ऑर्गेनिज्म पे, फंगस डेड ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करेगा। तो ये डी भी रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ये आंसर सही है। तो ए क्या है इसमें, ड्यूट्रियस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्थवर्म फ्रेगमेंटेशन करवाता है। ठीक है, बी द ह्यूमरस इज फर्दर डिग्रेडेड विद सम मैक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। फर्दर जाके ना ये बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया इसको क्या करता है, मिनरलाइजेशन करता है, और इसमें जो मिनरल होते हैं ना उसको फ्री करवाता है। ठीक है, यहाँ तक बी तो सही, बी सही है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक, हाँ, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है ना, वो वाटर में चला जाता है, और मतलब वाटर के साथ जो वाटर सॉल्युबल होता है ना, वो वाटर के साथ नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। ये लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ए ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। देखो, मेटाफेज में तो कभी वो डिवीजन नहीं होता, तो अब किस में होता है, एनाफेज में होता है। अब डिपेंड करता है एनाफेज 1 या एनाफेज 2। एनाफेज 1 में क्या होता है ना, कि ये ऐसे है, ये ऐसे है,
मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। एनाफेज 1 में जो होता है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। अब जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होकर एक बना लिया ऐसे करके, जब ये एनाफेज 2 करता है जब एनाफेज 2 करता है तब ये सेंट्रियोल यहाँ से सेपरेट होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो एनाफेज 2 में यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज 2 में होता है। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, रिएक्शन सेंटर PS2, जब हम लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जेड सिस्टम या फिर नॉन फास्फोराइलेटिंग सिस्टम, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन को हम लोग जब डिस्कस करते हैं ना, तो वहाँ पे 700 वाला PS1 होता है और 680 नैनोमीटर वाला क्या होता है बताओ जल्दी से, PS2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि जाइलम जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोटोजाइलम, जो जाइलम क्या होता है पहले बनता है लाइफ में। एक होता है मेटाजाइलम, जो जाइलम बाद में बनता है लाइफ में। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे मेटाजाइलम, अगर ध्यान से सुनना, मेटाजाइलम अगर बाहर बन रहा है और प्रोटोजाइलम अंदर बन रहा है, अगर मेटाजाइलम बाहर बन रहा है, प्रोटोजाइलम अंदर बन रहा है, तो उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट या फिर इंडार्क अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये मोस्टली किस में होता है, स्टेम ऑफ जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म के स्टेम में होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ना, ये इंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। हाँ, इंडार्क एंड एक्सार्क टर्म जो है ना, ये पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम मतलब मेटाजाइलम को दिखाने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल सही है। एक्सार्क कंडीशन जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमनली रूट सिस्टम में होता है। एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। एक्सार्क जो होता है ना, उसको सेंटीपिटल भी बोलते हैं और ये रिवर्स ऑफ इंडार्क होता है और ये रूट सिस्टम में होता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा। एनसीईआरटी से था ये, बट अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक, आगे देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये जो जीन वाला है ना, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला है ना, मतलब रिकॉम्बिनेशन वाला, पार्शियल रिकॉम्बिनेशन, कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन, इसमें हमें बस एक साइंटिस्ट पढ़ाया जाता है, कौन सा, मॉर्गन। तो मॉर्गन के अलावा और कुछ नहीं आया। सटन ने ओवरी क्या किया था, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है यहाँ तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्गन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फेनोमेनन प्लियोट्रॉपिज्म, एक होता है मल्टीपल एलिलिज्म, एक होता है प्लियोट्रॉपिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है ना, एक कम्युनिटी में एक ही जीन को, मतलब एक ही फिनोटाइप को डिस्क्राइब करने के लिए टू से ज़्यादा अलील होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुपिंग क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। बट प्लियोट्रॉपिज्म क्या होता है ना, अगर कोई मेटाबॉलिक पाथवे है, तो मेटाबॉलिक पाथवे में अगर कोई एक एंजाइम खराब हो जाता है तो वो सारा का सारा फिनोटाइप को खराब कर देता है। उसको प्लियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ए सिंगल जीन डिफेक्ट अफेक्ट द मल्टीपल फिनोटाइप अगर करता है ना, तो उसको प्लियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में न्यू टॉपिक ऐड हुआ था ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ऑल जीन डाटा एक्सप्रेसेस प्रोटीन, उसको एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ठीक है यहाँ तक। अगला देखते हैं। हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपी केल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल में, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 12 NADPH2 बनता है, मतलब यूज होता है, एंड 18 ATP यूज होता है। ठीक है, बट अगर C4 साइकिल की बात करें तो 12 तो ये होता है, बट ये 30 हो जाता है, प्लस 12 एक्स्ट्रा लग जाता है, तो ये 30 हो जाता है। तो इसका आंसर तो ये वाला हो जाएगा। बहुत ईजी है। इसमें से 12 जो होता है रिडक्शन में यूज होता है, एंड 12 और 6 रीजनरेशन में यूज होता है। ठीक है यहाँ तक, तो इसका आंसर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंटेड फ्लावर, अगर कलरफुल फ्रेगमेंटेड फ्लावर है ना, तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो पॉलिनेट कर सके, तो इसका क्या होगा, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो ये, अब हम लोग आगे देखते हैं, सेक्शन बी देखते हैं। ठीक है, तो एम फेज में क्या होता था, इक्वेशनल डिवीजन होता है। उसके अलावा क्विसेंट स्टेज जो होता है ना, ये डिवीजन के बेसिस पे इनएक्टिव होता है, इसमें डिवीजन नहीं होता। इसको G0 स्टेज भी बोलते थे, तो इनएक्टिव फेज हो जाएगा ये। ठीक है, G1 फेज, देखो ध्यान से, पहले हमने क्या देखा था, एम फेज के बाद G1 फेज के बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद M फेज। तो G1 फेज को हम बोल सकते हैं इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, M फेज एंड S फेज, क्योंकि S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो D का 3 हो जाएगा, D का 3 सारा हो जाएगा, पहला ऑप्शन चला गया। और A का क्या हो जाएगा, G2 फेज का क्या होगा, प्रोटीन उसमें सिंथेसाइज होता है G2 फेज में, तो B का 1 हो जाएगा। तो B का जब 1 हो जाएगा तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर ये। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें नॉट करेक्ट है, तो देखते हैं ध्यान से। द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस इन इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्रीजेज द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव, हाँ इसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसमें DDT का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अगर DDT मिलता है तो वहाँ पे PPM कम होता है, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है। जब वो लास्ट कार्निवोरस तक आता है ना, बहुत ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन हो जाता है, इसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं।
ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। वाटर हाइसिंथस, इसको क्या बोलते हैं, टेरर बंगाल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाता है और सारा का सारा ऑक्सीजन यूज कर लेता है, जिसकी वजह से सारे ऑक्सीजन यूज करने की वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में और अदर जैसे फिश है ना, उसका डेथ हो जाता है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। समझ में आ गया? इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, एल्गल ब्लूम कॉज एक्सेस। एल्गल ब्लूम कॉज एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द, हाँ, जब ऑर्गेनिक मैटर वाटर में ज़्यादा होता है तब वहाँ पे एल्गल ब्लूम होता है, जो इंप्रूव नहीं करता और ज़्यादा वाटर की क्वालिटी को डिप्रूव करता है और क्वालिटी को खराब करता है। क्यों खराब करता है? एल्गल ब्लूम ये भी ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सारा यूटिलाइज करेगा, जिसकी वजह से फिश का वहाँ पे कल्चर नहीं हो पाएगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ऊपर वाला देखते हैं स्टेटमेंट क्यों सही है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सीवेज ट्रीटमेंट कॉज कंज्यूम लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन उसको चाहिए होता है, ठीक है, उसकी वजह से डेथ हो सकता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्लावर इज डिफाइंड इन मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या होता था कि नॉर्मल मेरिस्टेम है, नॉर्मल मेरिस्टेम ही क्या होता था, जब इन्वायरमेंटल एंड हार्मोनल चेंजेज आता है तो ये नॉर्मल मेरिस्टेम ही जो होता है ना, वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है और हर नोड पे ना कुछ यहाँ पे ये रिलीज करता है। जैसे सबसे नीचे वाले नोड पे ना ग्रीन लिफी स्ट्रक्चर रिलीज करेगा, जिसको सेपल्स बोलते हैं। यहाँ कलरफुल स्ट्रक्चर रिलीज करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। यहाँ पे एंड्रोसियम और यहाँ पे गाइनोसियम। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है ना, एपिकल मेरिस्टेम जो है ना फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही है। अगला जो इंटर नोड जो होता है ना, इसमें बहुत कंडेंस हो जाता है और हर सक्सेसिव नोड्स पे ना यहाँ पे लीफ के प्लेस पे फ्लोरल अपेंडेजेस वियर करता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं है ये, तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले क्या सीक्वेंस होता है, जो डिजायरेबल डीएनए है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको जो उस डीएनए सेगमेंट को हम पहले आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उस डीएनए सेगमेंट में जितने डीएनए अपने को चाहिए, तो हम उस डीएनए सेगमेंट को कट करेंगे एंडोन्यूक्लियस से। कट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एम्पलीफाई करेंगे उस जीन को, फिर वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CBDNA, CBDNA, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटीन जो है ना यूकैरियोटिक में 79 to 80 होता है। तो ये फैक्ट है, याद रखना है। अगला देखते हैं। यहाँ पे ये मिनरल न्यूट्रिशन वाले से सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसको देखो ध्यान से। इसमें जिंक का तो पता है ना, हमें ऑक्सीजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है ये। उसके अलावा मॉलिब्डेनम कहाँ देखा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। नाइट्रेट सिंथेसिस वाले, मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला है ना, उसमें देखा है। तो ये ना नाइट्रेट रिडक्टेज का जो होता है कंपोनेंट होता है, डी का 2, तो एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते ध्यान से, जिंक का हमने देख लिया। बोरोन का जो होता है ना, बोरोन का बेसिकली वो हेल्प करता है सेल डिफरेंशिएशन एंड इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। एंड आयरन जो होता है ना, वो एक्टिवेटर होता है कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज का। ठीक है, यहाँ तक ये करेक्ट है। अगला देखते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। जिम्नोस्पर्म में जो होता है मेल कोन होता है एंड फीमेल कोन होता है। मेल कोन जो होता है ना, ये माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है। माइक्रो मेल जहाँ भी होता है ना, वो माइक्रो होता है, ये माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है। बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल कंडेंस करके मेल कोन बनाता है। इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है जो यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है ना, वो एयर करंट के थ्रू पॉलिनेट करता है, कैरिड बाय द एयर करंट। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है। एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। नहीं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इससे पोलन ट्यूब दो तरह का फॉर्मेशन होता है। एक में क्या होता है, पोलन के पास ना फ्लेजेला होता है पोलन ट्यूब के अंदर, और एक में क्या होता है ना, पोलन ट्यूब के पास क्या होता है, इसमें ऐसे जो है ना, ये नॉन फ्लेजिलेटेड होता है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इसका थर्ड हो जाएगा। ए ट्रू है बट बी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से सबसे ईजी जो होता है उसको पैरासाइट, एक को लॉस होता है और एक को प्रॉफिट होता है, तो प्लस माइनस हो गया। कॉमेंसलिज्म में एक को प्रॉफिट होता है, दूसरे को कुछ नहीं होता। म्यूचुअलिज्म, इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, मतलब दोनों को प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से अगर हम मैच करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये मेलोनेट इनहिबिटर, ये इंजाइम वाले चैप्टर से, कम्पिटेटिव इनहिबिटर से दिया हुआ है एग्जाम्पल, और ये सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि मेलोनेट और सक्सिनेट का स्ट्रक्चर सेम होता है, इसलिए कम्पिटेटिव इनहिबिटर में ये था दिया हुआ। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज देखो इसको। कोहेजन क्या था, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। तो कोहेजन क्या हो जाएगा,
कोहेजन हो जाएगा म्यूचुअल अट्रैक्शन अमॉन्ग द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके अलावा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, उससे पहले एडिशन देख लेते हैं, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द पोलर सरफेस, तो अट्रैक्शन टुवर्ड द पोलर सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। और गटेशन, गटेशन क्या होता है, लिप से रूट प्रेशर की वजह से जो यहाँ से निकलता है हाइड्रोथोड्स के थ्रू जो यहाँ पे मतलब वाटर निकलता रहता है ना, उसको बोलते हैं तो वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। तो ये डी का 3 हो जाएगा, डी का 3, इसमें से ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब सी का क्या, सरफेस टेंशन, हटाओ इसको। ए का देखते हैं, ए का क्या था, कोहेजन म्यूचुअल अट्रैक्शन था, तो ए का 2, बी एडिशन का क्या था, 4 था, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ये वाला गलत आंसर है, ठीक है। यहाँ तक एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं आगे, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्या है, कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में दिया हुआ है। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जिसमें क्या क्या चाहिए होता है, एक मेम्ब्रेन चाहिए होता है, एक प्रोटॉन पंप चाहिए होता है जो इसमें ग्रेडियंट बनाता है, और ग्रेडियंट चाहिए होता है, और यहाँ पे क्या चाहिए होता है, एक एटीपीएच चाहिए होता है। क्या एनएडीपीएच सिंथेज चाहिए होता है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेज बिल्कुल करेक्ट है। मेम्ब्रेन भी चाहिए ना, 4 चीज चाहिए होता है, मेम्ब्रेन भी चाहिए, तो ये भी सही है, बट ये वाला परफेक्ट है आंसर। तो फर्स्ट वाला होगा मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेज, 4 उसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आगे देखते हैं, लेंटिकल्स और लेंस शेप ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैस। हाँ, लेंटिकल्स जो होता है ना, बाग के बीच में क्या होता है, मतलब ऐसे जब बाग ग्रो करता है ना, तो बीच में गैप आ जाता है, वहाँ पे लेंटिकल्स होता है। तो लेंटिकल्स जो होता है लेंस शेप ओपनिंग होता है, जो बेसिकली रेस्पिरेशन में हेल्प करता है स्टेम का, तो ये बिल्कुल सही है। बार्क फॉर्म इन द अर्ली सीजन इज कॉल्ड एज हार्ड बार्क, नो। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो बार्क के बारे में ना ऐसे देखो, बार्क जो है ना ये नॉन टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म नहीं है, ठीक है। और ये ना जितने भी टिश्यू एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, बार्क रेफर टू, यहाँ पे ध्यान से देखना, बार्क इज टेक्निकल, नो, नॉन टेक्निकल, तो सी वाला तो गलत हो जाएगा ना। बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड, बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन, देखो ध्यान से, बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन इज नॉन एज अर्ली या सॉफ्ट बार्क, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। बार्क रेफर टू द पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट बाहर क्या, सेकेंडरी फ्लोएम है, उसके जस्ट बाहर क्या है, कॉक कैम्बियम है, मतलब पेरिडम है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फेलोजन, फेलोजन मतलब क्या, कॉक कैम्बियम जो है ना, कॉक कैम्बियम एक कपल लेयर थिक होता है, 2 सेल लेयर थिक होता है, सिंगल लेयर थिक नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा, ए एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही पूछा गया, क्लाइनफेंटल सिंड्रोम का। डॉन ने तो डाउन सिंड्रोम डिस्कवर किया था, तो गलत है ना। सच एन इंडिविजुअल ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, हाँ मस्कुलिन डेवलपमेंट होता है। क्लाइनफेंटल सिंड्रोम में क्या होता है बताओ जल्दी से, 44 प्लस एक्स वाई एंड एक्स, डबल एक्स हो जाता है, इसलिए क्योंकि एक्स वाई है तो ये मेल है, बट इसमें फीमेल फीचर भी आ जाता है, तो इसमें 47 क्रोमोजोम हो जाता है टोटल। तो इसमें क्या होगा, मैस्कुलिन डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ में फेमिनिन डेवलपमेंट भी होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट स्टेचर, नो, शॉर्ट स्टेचर टर्नर सिंड्रोम में होता है, इसमें लॉन्ग स्टेचर होता है। फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड, ये डाउन सिंड्रोम में होता है, इसमें नहीं होता। सच इंडिविजुअल स्ट्राइल, ये करेक्ट है, तो बी एंड ई जो है ना ये करेक्ट होगा आंसर, ठीक है इसका। अब आगे देखते हैं, अगला जो है ना यहाँ पे देखते हैं, ये गॉस कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो यही था ना, कि जब 2 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज जो है ना वो एक ही प्लेस पे रह रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एक दूसरे से compete करेगा, है ना। ये कहाँ दिया हुआ है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है, तो ये उसमें से जो इन्फीरियर वन होगा वो क्या होगा, वो इवेंचुअली टर्मिनेट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगला जो है ना इसमें कार्निवोरस और हार्बीवोरस का दिया हुआ है। जो हार्बीवोरस होता है ना वो ज़्यादा प्रोन टू कॉम्पिटिशन होता है, क्यों, क्योंकि देखो प्लांट यहीं पे है, प्लांट यहीं पे है, तो प्लांट को खाने के लिए सारे हार्बीवोरस यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे कंपटीशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट कार्निवोरस में कंपटीशन होने के चांसेस कम होते हैं, क्यों, क्योंकि जो कार्निवोरस किसको खाता है, हार्बीवोरस को खाता है, वो तो घूमता रहता है, उसका कोई एक नीच नहीं है, कोई एक जगह वो नहीं रहता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ तक अगला देखते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल को बोलते हैं, तो उसको इसमें सिट्रेट सिंथेज होता है, इसीलिए सिट्रेट में 3 COH ग्रुप होता है, इसलिए इसको सिट्रेट सिंथेज या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 भी निकल रहा है और H2 भी निकल रहा है, ऑक्सीडेटिव मतलब क्या हुआ, H2 निकल रहा है यहाँ से, तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जब होता है ना, ये पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बनते हैं, इसमें CO2 निकलता है और H2 भी निकलता है, तो ये हो गया। ग्लाइकोलिसिस, इसको EMP साइंटिस्ट के नेम पे है ना, एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्नेस। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक
था, सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे ना बॉटनी के। अभी मैं जूलॉजी का भी कुछ देर में सॉल्यूशन डालूंगा। इस अगर अभी तक सॉल्यूशन अगर पसंद आ रहा है ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और देखो आज के लिए सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अभी मैं जो है ना, मेरा पर्पस है अभी इस साल नीट का पूरा मैं अभी फिलहाल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हूँ। मेरी 2018 में 17 रैंक थी, ऑल इंडिया 17 रैंक थी, और मेरे मार्क्स 675 मार्क्स आया था उस समय, ठीक है, जिसमें बायो में 360 मार्क्स था। तो अभी मैं फाइनली इंटर्न डॉक्टर हूँ यहाँ पे मौलाना आजाद में। तो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें कि मेरा अभी का क्या प्लान है। मेरा ना हर वीक वन चैप्टर का प्रोग्राम अभी चल रहा है, जिसमें कि मैं सोच रहा हूँ कि हर वीक एक चैप्टर अपलोड करूँ इसमें, ठीक है। तो जैसे मई में ना, कल से 14 मई, मतलब मैंने ना ये संडे इंक्लूड किया है, मतलब पूरे वीक से लेके संडे तक मैं क्या करूँगा, एक चैप्टर अपलोड करूँगा, ठीक है। रैंडम डे को अपलोड करूँगा, और सारे के सारे बहुत कंसाइज होगा, सारे के सारे बहुत कंसाइज होगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्प होगा, और एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहाँ से, एनसीईआरटी से। तो हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल भी कोई भी वीडियो लेंथ ना बहुत लंबी नहीं होगी, मतलब 3 से 4 मैक्स टू मैक्स एक चैप्टर में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 8 to 14 है ना, तो इसमें मैं लिविंग वर्ल्ड करवा दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। उसके अलावा जैसे 15 to 21 है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवा दूंगा। देखो मेरा मेन पर्पस यही है ना, जैसे मैंने किया था ना, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स है अभी, अभी तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स है। हमारे टाइम 2018 में तो बहुत कम रिसोर्स था ना, उस समय उतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं था, फिर भी हम कंफ्यूज रहते थे। तो अभी बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, तो सबको मैं कंसोलिडेट करके एक जगह क्रिस्प कंसाइज दूंगा, ठीक है, ताकि हमारा एक साल में पूरा सिलेबस कवर हो जाए और सारा का सारा बायो कवर हो जाए, ठीक है। तो उसी तरह हर मंथ में ना मैंने बना रखा है। तो 11th में शुरू से हम शुरू करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। उसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया करूंगा, ठीक है। वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। साथ में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल है, वो भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि उसमें ना बहुत सारे क्विज और नोट्स का पीडीएफ में वहां डालता रहूंगा, ठीक है। तो देखो एनिमल किंगडम हमारा मई तक कंप्लीट हो जाएगा। जून में प्लांट मॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे, सेल के लास्ट तक खत्म कर देंगे हम लोग, किसमें, जून के लास्ट में। उसके अलावा जुलाई में देखो क्या है अपना, बायोमोलिक्यूल से लेकर मिनरल न्यूट्रिशन तक खत्म कर देना है, और अगस्त में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तक खत्म कर देना है, ठीक है। सितंबर में लोकोमोशन मूवमेंट तक खत्म कर देना है। अक्टूबर में ना, अक्टूबर के सेकेंड वीक तक ना हम लोग पूरा का पूरा 11th खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 11th से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो 11th अक्टूबर के सेकेंड वीक तक हम खत्म कर देंगे। एक वीक का यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, गैप लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 12th का सिलेबस शुरू करेंगे। हर वीक हर एक चैप्टर, हर वीक वन चैप्टर का भी हम लोग ये टारगेट रखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे 4th वीक जो अक्टूबर है ना, उससे हम लोग शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नवंबर तक खत्म कर देंगे। दिसंबर तक माइक्रोब्स खत्म हो जाएगा अपना। उसके बाद फिर जनवरी तक इकोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। और फरवरी में ना, फरवरी के सेकेंड वीक तक, मतलब 10th फरवरी तक मैं ना पूरा का पूरा 12th भी कंप्लीट करवा दूंगा। 12th के बाद, उसके बाद क्या करना, अभी 12th मतलब जैसे फरवरी के जस्ट बाद क्या होता है, बोर्ड एग्जाम होता है। बोर्ड का अगर प्रिपरेशन करना है, बोर्ड का प्रिपरेशन करो, या फिर इसको फिर से रिवाइज करो, क्योंकि उस समय जिस भी कोचिंग में तुम हो ना, वहाँ पे ग्रैंड टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें कि फुल सिलेबस आता है। तो ये सब सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम है कि 6-7 महीने में पूरा का पूरा ये कवर करना है, ठीक है। अब देखो इसको रीड कैसे करना है। मैं ना डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स डाल दिया करूंगा। नोट्स कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें कि बेसिकली देखो यहाँ पे ये नोट्स ऐसे रहेगा। यहाँ पे ये नोट्स का जो सेकेंड पेज होगा ना, वहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक स्कैनर होगा और यहाँ पे एक वो लिंक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, मैं समझा देता हूँ इसको कैसे कैसे करना है। यहाँ पे जिस डेट में ये पब्लिश हुआ है नोट्स, वो लिखा हुआ रहेगा। नोट्स तुम्हें कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मिलेगा। तो यहाँ पे मंथ ऑफ पब्लिशन, कि जब पब्लिश होगा वो वीडियो, तो उसका लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे टॉपिक का नाम, जो टॉपिक है। उसके अलावा यहाँ पे सब टॉपिक, मैंने सब टॉपिक ना एनसीईआरटी की बेसिस पे लिया है। देखो ध्यान से, जैसे किंगडम मोनरा है ना, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिए हैं। इंट्रोडक्शन में क्या, आरएच बेटा का सिस्टम बताएंगे, फिर मोनरा के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम टू सेम एनसीईआरटी का सीक्वेंस, ताकि एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बर्डन ना हो, ठीक है। एनसीईआरटी को कॉम्प्लीमेंट करेगा ये सारा का सारा वीडियो। फिर फंगस है, तो फंगस आगे, वायरस वर्वाइड लाइकेन है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि प्लांट और एनिमल ना बहुत छोटा दिया हुआ है, ये आगे हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वैसे सीक्वेंस में, और यहाँ पे ना उस चैप्टर से रिलेटेड डायग्राम होगा, ठीक है, यहाँ तक। उसके अलावा देखो ध्यान से, इसमें ना ये वाला जो है, अगर देखो, क्योंकि इसका तुम क्या करोगे, पीडीएफ फोटोकॉपी निकलवाओगे, है ना, ये तो करते हो ना, फोटोकॉपी जब निकलवाओगे, तो अगर तुम्हें कहीं कंफ्यूजन होता है तो इसको स्कैन करना है स्मार्टफोन से, तुम YouTube की वीडियो लिंक तक पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो पीडीएफ फोन में या आईपैड में या टैबलेट में अगर रीड कर रहे हो, तो इसको इससे टच करना। जैसे इसको अगर हम टच करेंगे ना, तो यहाँ पे टच करने पे क्या होगा ना, कि यहाँ पे टच करने पे लिंक इंबेडेड होता है। तो यहाँ पे जैसे तुम टच करोगे ना, तो वो टच करने के बाद यहाँ से लिंक
ओपन हो जाएगा। लिंक ओपन जब हो जाएगा तो डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो पे यहाँ पे टच करने के साथ ही यूट्यूब वीडियो पे पहुँच जाओगे। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है ना। इसके नोट्स कहाँ बताया था मैंने, नोट्स कहाँ मिलेगा, देखो अभी मैं टच करके एक बार दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने टच किया ना तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है ना ऊपर ओपन सफारी, तो जो भी तुम्हारा ब्राउजर होगा उसमें वो ओपन हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अपना नोट्स जो है ना, वो नोट्स कहाँ मिलेगा तुम्हें, टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर का नोट डाल दिया करूँगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम पे नोट्स मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ये है और इंस्टाग्राम चैनल ये है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दे रहा हूँ, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। हम लोग 6-7 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं और अच्छे से, कंसाइज एंड क्रिस्प। ओके, ठीक है, मिलते हैं जूलॉजी सॉल्यूशन पे। बाय बाय।